दिल्ली मार्बल मार्केट, बहुत सारी हाँ, ज़मीन है, वो एब्सोल्युटली। 156 कनाल है मैंने शायद। कहा उसको प्रायोरिटाइज़ करके, मैं कहा खसरा नंबर 781 को भी प्रायोरिटाइज़ करके मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, भाजपा के लोगों का नाम आया, सबको प्रायोरिटाइज़ करके सब कुछ पब्लिक डोमेन में हमने कहा है कि इनको फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे इन्हें रिकवर करना चाहिए, जो बना है उसको डिमोलिश करना चाहिए। जो ताकतवर व्यक्ति ने बनाया है उसको डिमोलिश करना ज़रूरी है। वहाँ ये आर्गुमेंट भी नहीं आएगा कि इस बिल्डिंग को कहीं आप और इस्तेमाल कर लो। एक मैसेज देने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि रूथलेसली आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों का नाम सामने आता है, यू शुड थ्रो देम आउट ऑफ योर पार्टीज, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस से हम डील नहीं कर रहे हैं। पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप एक सिविलाइजेशन को, सभ्यता को नष्ट होने के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको समझ आएगा कि इसकी सीरियसनेस क्या है। तो उसमें जो यहाँ का हो, वहाँ का हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी इन्वॉल्व है, यू हैव टू एक्ट अगेंस्ट हिम रूथलेसली। मैं फिर से कह दूं, सेवन खसरा नंबर 781 डेली 156 कनाल, ऐसे केसेस को प्रायोरिटाइज करके नंबर वन जो लिस्ट बनानी है, पहली लिस्ट में रख के कार्रवाई होनी जी, चाहिए। और डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ भी कार्रवाई ना करके जम्मू के खिलाफ भी आप ये बाहरी षड्यंत्रों ने फैसिलिटेट किए बाहरी हैं। राज्यों से यहाँ पे मुसलमान आएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कश्मीर का या राजौरी का या पुंछ का या किश्तवाड़ का या डोडा का कोई मुसलमान यहाँ पे आता है, उससे आपको दिक्कत है, उससे मतलब सारा कुछ हो रहा है। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि आके यहाँ पे ज़मीन खरीदे, कोई अपनी एजुकेशन लेने के कारण, वो तो सरकार हेल्थ कर रही है ना सर हेल्थ काम। सुनिए ना, हेल्थ कंडीशंस के कारण, या एक अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण, लीगल तरीके से, बढ़िया तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, बिना किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने यहाँ पे करे, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं आपके सर सामने ऑन रिकॉर्ड इस सब चीज़ को ने कह रहा हूँ। सब ने ज़मीनें खरीदी फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट लैंड, आपने खुद कहा, सुनिए, प्रॉपर्टी डीलर्स फॉर ने पहले ज़मीनें कब्ज़ाई, उसके बाद बेची, 5-5 मरले, 10-10 मरले सब ने खरीद के लिए हैं। हर किसी के पास एफिडेविट पड़ा हुआ है। मैंने मैंने कश्मीरी हिंदू भी तो वहाँ पे 90 के दशक में असली विक्टिम्स जो थे वो यहाँ पे आके, उन्होंने तो इस तरीके से ज़मीनों पे कब्जा करना और उसे फिर इस आधार पे जस्टिफाई करना कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एटसेट्रा, उन्होंने तो नहीं किया। मुसलमान को क्यों ज़रूरत है हमेशा ये आर्ग्यूमेंट लेने की कि हम आतंकवाद के कारण आए और इसलिए हमने ज़मीनों पे कब्जा किया। बहुत सारे सर कश्मीरी पंडित्स भी हैं उन जगहों पे, सिख भी हैं, अदर कम्युनिटीज़ के लोग भी हैं। आप शायद घूमे एग्जैक्टली, घूमे नहीं है पूरा। मैं घूमा हूँ, आप डिटेल्स नहीं रख नहीं, सकते आप हैं। सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं, वहाँ पे और भी लोग हैं, और भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड लेके, मैंने आपको बताया कि जिस जो रिपोर्ट है 688, 689 में से 688 मुसलमान है, एक कोई आई थिंक सिख है या नॉन मुस्लिम कोई दूसरा है। वो तो सर वो मैंने आपको डेटा दे उनकी दिया। मर्जी है ना। आप बठिंडी के बीच में चले जाइए, आपको आंकड़ा समझ आ जाएगा। बठिंडी में क्या है, सुंजवा, सिदड़ा में वो जो जेडीए कॉलोनी की मैंने बात की, वहाँ पे देखिए इनहेबिटेशंस जो हैं वो किन की हैं, पूरा रिकॉर्ड है, ऐसे ही नहीं। और कोर्ट में जो रिकॉर्ड सबमिट हुआ है उसके आधार पर मैं आपको ये आंकड़े दे रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में आपको भी वो ताकतें जो चाहती हैं कि जम्मू संभाग भी हिंदू माइनॉरिटी हो जाए, उनके पक्ष में खड़े रहना चाहिए, या उनके इन नहीं, हम कामों। किसी के पक्ष में नहीं, हमारा काम दिखाना है, सवाल पूछना हमारा काम है। तो मैं यही। जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, वहाँ से लोग आकर के यहाँ पे बस रहे हैं और डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है। अब सरकार ने एक और फैसला लिया है कि बाहरी राज्यों के, भारतवर्ष के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में जगह खरीद सकते हैं, उनको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, उससे डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। फोर्सेज जो एंटी इंडिया फोर्सेज है, उनका ये उद्देश्य है, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। आप पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग मैनुअल्स पढ़िए, वहाँ के जो जनरल्स रिटायर हुए हैं उन्होंने जो किताबें लिखी उन्हें पढ़िए। कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, आप उसे पढ़िए, पाकिस्तान के एक जनरल ने हमें लिखी। क्या ज़रूरत है सर वहाँ की किताबें पढ़ने नहीं की, नहीं, हम इंडियन किताबें मैं आ पढ़ेंगे रहा हूँ, ना। मैं आ रहा हूँ, मैं अगर उनका षड्यंत्र आपको समझना है तो आपको उन्हीं की किताबें। सर यहाँ पे जो लोग बसे हैं वो पाकिस्तानी थोड़ी हैं। सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको अगर उनका षड्यंत्र समझना है तो आपको उन्हीं की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो इस्लाम का अनफिनिश्ड चैप्टर है, इन सो फार एज कि भाई 800 साल मुसलमानों का राज रहा और ये कंट्री फिर भी पूरे तरीके से मुसलमान कन्वर्ट नहीं हो इसीलिए पाई। तो पाकिस्तान की ये हालत है। सुनिए ना मेरी बात, उनका ये, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी उसकी ये ठीक है नहीं, उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर को फिनिश कैसे करेंगे? जैसे साउथ ईस्ट एशिया में 15 साल में पूरा इस्लामीकरण हो गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एकजुट जम्मू चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। जी जी, धन्यवाद। अंकुर जी, 9 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकलता है जिसमें ये कहा जाता है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाए, और कश्मीर में भी देखा गया। मलिक मार्केट में, जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मलिक मार्केट में जो है MG हेक्टर
पे जो है कोशिश की गई थी वहाँ पे उसको डिमोलिश किया जाए। कुछ हालात ख़राब हुए, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद जो है उसको डिमोलिश कर दिया गया। अब फिर से उस पे कहीं न कहीं कुछ विराम। विराम लग गया है, कैसे देखते हैं? ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पे विराम लगता है, विराम तो नहीं लगना चाहिए। हाँ, मैं अपनी बात आगे रखूँ उससे पहले मैं ये एक कैveat ज़रूर इंट्रोड्यूस करूँगा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कानून के डिफरेंट प्रोविजंस में प्रोटेक्टेड है। स्टेट लैंड पे जो लोग बैठे हुए हैं काफ़ी दशकों से 50s से 60s से 70s से, वो बहुत सारे मैकेनिज़्म्स हैं हमारे कानून में जिसके चलते वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स की कैटेगरी में आते हैं, एनक्रोचर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनको छोड़ के, उनको साइड पे करके बाकी जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने एनक्रोचमेंट्स की हैं पब्लिक लैंड्स पे, चाहे वो स्टेट लैंड इन जनरल हो या फॉरेस्ट लैंड इन पर्टिकुलर हो या रिवर बेड्स इन पर्टिकुलर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए पब्लिक के रिसोर्सेज को अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति लूटेगा और सरकार उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर वही हो जाएगा जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ। एक ऐसी भावना सिटीजन्स के मन में आ जाएगी कि हम सरकार के रिसोर्सेज को, पब्लिक के रिसोर्सेज को लूट सकते हैं और कुछ समय होने के बाद सरकार के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी बट टू रेगुलराइज दोज रिसोर्सेज इन आर फेवर। मुझे लगता है कि एक अम, उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी देश के, किसी भी रियासत के, किसी भी यूटी के इस तरीके की टेंडेंसीज़ को, इस तरीके की गलतफहमियों को सरकार को अच्छे तरीके से लोगों के दिलों से निकाल देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि स्टेट लैंड पे कुछ भी अगर हम ईंट भी लगाएंगे तो उसके लिए हमें पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, कारावास से लेके फाइनेंशियल, वो सब चीज़ें। तो उस संबंध में मुझे लगता है कि सरकार जो है अब थोड़ा ढीला पड़ रही है और एक्सपेक्टेशन हमारी सरकार से यही है कि जितनी भी पब्लिक लैंड्स हैं उन्हें वापस लिया जाए और जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी कानून के चलते, जैसे LB 6 के चलते, सेक्शन 3N ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के चलते, LB 7 में जो अलॉटमेंट्स हुई हैं उसके संबंध में जो कैबिनेट का ऑर्डर है जिसके तहत वो अलॉटमेंट्स रेगुलराइज हो सकती हैं, उसके चलते सितंबर 1971 का CM गाइडलाइंस के नाम से प्रचलित जो ऑर्डर है, 48 कनाल तक की स्टेट लैंड पे आपके मालिकाना हक सुरक्षित रह सकते हैं अगर आप 1965 के गिरदावरी होल्डर हैं, उसके चलते ये सारे कैटेगरी के लोगों के फेवर में डिसीजन लेके या उन्हें प्रोसेस करके बाकी तमाम जो अनऑथराइज्ड इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तेज करें, ये एक्सपेक्टेशन है सरकार से। और अदरवाइज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, रिव्यू पिटीशन के ज़रिए इस केस की सुनवाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती रहती है। लेट अस सी, जहाँ सरकार कमज़ोर पड़ेगी विल पुश। हम्म। तो अंकुर जी, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अब बिल्डोज़र जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, लेकिन चलेगा उनके खिलाफ जो रसूखदार लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो IAS ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं या अभी भी हैं, या पुलिस महकमे से जो लोग चले गए हैं या अभी भी हैं, उस तरह के लोगों पे चलेगा, गरीब लोगों पे नहीं चलेगा। देखिए कोर्ट ने भी ये प्रायोरिटी तय करवाई थी अपनी जजमेंट के माध्यम से और हमने भी यही हमेशा पोजीशन ली है कि गलत के खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू करनी है आपको तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जो लोग टॉप पोजीशंस पे रहे हैं उनके खिलाफ आपको पहले कार्रवाई शुरू करनी है ताकि मैसेज लाउड एंड क्लियर नीचे तक चला जाए। किसी आम व्यक्ति को, आम नागरिक को जो क्यू में एंड में खड़ा है, उसे ये एक फीलिंग नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में कि कानून केवल मेरे ही लिए है, अमीर व्यक्ति के लिए, ताकतवर व्यक्ति के लिए कानून नहीं है। इसीलिए वो बहुत बढ़िया एक चीज़ है, लेकिन अभी हमें एक्स चीफ मिनिस्टर्स जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड्स और स्टेट लैंड्स पे जम्मू के बठिंडी में घर बनाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। ऑन रिकॉर्ड है सब चीज़ें, एक्स मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे जिनके खिलाफ, और चीफ मिनिस्टर एक भी नहीं, 3-3 फैमिलीज़ के चीफ मिनिस्टर्स, उनके सारे पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनके खिलाफ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे वो IAS हों, IPS हों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटेड हों या स्टेट PSC के द्वारा रिक्रूटेड हों, उनके खिलाफ भी व्यापक स्तर पे हमें कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो एक तो सरकार को अपनी कथनी और करनी में जो अंतर है उस अंतर को कम करना है और ऐसे लोगों को पहले नंबर पे प्रायोरिटाइज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। दूसरा, गरीब और अमीर की डिस्टिंक्शन नहीं रखनी है, ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड, लीगल इलीगल, वहाँ पे डिस्टिंक्शन आपको करनी है। जितने भी किसानों की बात आ रही है, गरीब लोगों की बात आ रही है, गरीब वही है ना जो उस ज़मीन पे खेती बाड़ी कर रहा है, हल जोत के या ट्रैक्टर से फसलें उगा के अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस कैटेगरी के लोग तो ऑलरेडी वो 4 मैकेनिज़्म्स जो मैंने पहले आपको बताए, LB 6 एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, CM गाइडलाइंस, LB 7 अलॉटमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें कवर हो जाते हैं। तो 90-95% जो बोनाफाइड ऑक्यूपेंट्स हैं स्टेट लैंड के, उनको तो उनके मालिकाना हक डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ के तहत
मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गरीब अमीर का, कमज़ोर ताकतवर का आर्ग्यूमेंट लेके कुछ ऐसे लोग जो किसी भी कानून में कवर नहीं होते हैं फॉर गेटिंग ओनरशिप, वो ये माहौल बना रहे हैं। सरकार की तरफ से एक कमी ज़रूर है कि सरकार भी जो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं जिनकी बात मैंने की, इन मैकेनिज़्म्स में इनको मालिकाना हक मिल सकते हैं, उनके संबंध में भी कोई एक जनरल ऑर्डर नहीं निकाल रही है और लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, वो एक पहलू है। लेकिन लार्जली वो लोग जिन्होंने इसलिए स्टेट लैंड लैंड माफिया से ख़रीद ली क्योंकि वो एडजेसेंट एरिया में जो मालिकी ज़मीन थी, जो प्राइवेट लैंड थी, वो 4-5 गुना अधिक महँगी थी। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को आप किसी भी तरीके से गरीब या कमज़ोर की श्रेणी में रख सकते हैं। भई आपसे 200 मीटर दूर 10 लाख रुपए मरला है और यहाँ पे आपको एक व्यक्ति कहता है कि आप यहाँ पे 2 लाख रुपए मरला ले लो, केवल आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी और आप खुशी-खुशी 2 लाख रुपए मरला ले लेते हैं और फिर 10 मरला ज़मीन आप 20 लाख रुपए में ले लेते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा व्यक्ति गरीब होगा? अच्छा, केवल उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, उस समय के रेवेन्यू अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल थे इन बिल्डिंग्स के बनने के दौरान वहाँ पे कार्यरत थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपनी रोशनी जजमेंट में भी, जिसमें स्वयं मैं ही याचिकाकर्ता था, उसमें कहा है, कैटेगोरिकली कहा है। और वो लैंड माफिया जिसने 300-400 कनाल ज़मीन घेरी और फिर 5-5, 10-10, 15-15 मरले के प्लॉट्स बना के लोगों को बेचे। लोगों को अपना लालच था, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप कोई भी अगर कार्य करते हैं, तो फिर उसके नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फिर वहाँ पे रोना-धोना नहीं हो सकता और ना ही ये आर्गुमेंट सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये कैटेगरी के लोग मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से एमनेस्टी के हकदार हैं। जो बोनाफाइड हैं, आर्ग्यूमेंट यही है ना, 40 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, 60 साल से कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो 40 साल से, 50 साल से, 60 साल पे से सरकारी ज़मीन पे है, ही इज़ एंटाइटल्ड, वो कानूनी रूप से सुरक्षित है। आपका तहसीलदार, आपका डिप्टी कमिश्नर आपकी बात नहीं सुनता है, आप कोर्ट में आके अपनी बात सुनवाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्वयं मैंने कितनी पिटीशंस पिछले 2 महीनों में फ़ाइल की हैं, जहाँ पे कोर्ट ने ऐसे लोगों को जो कानून में अदरवाइज़ प्रोटेक्टेड हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। तो ऐसे लोगों को कोर्ट आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे सरकार की, सरकार से जो संकेत मिल रहे हैं 5 से 20 मरला तक की ज़मीनें जिन लोगों के पास है उनको रेगुलाइज़ करने की बात की जा रही है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार की स्कीम की जो बात अभी चल रही है, स्कीम बन के सामने नहीं आई है। जब सरकार की ऐसी कोई स्कीम बन के सामने आएगी तो मुझे लगता है कि उस पे हम कोई टिप्पणी भी कर सकेंगे या कोई करेक्टिव मेजर अगर हमें लेना पड़ा तो लेंगे। मुझे लगता है कि सरकार की स्कीम में केवल वो लोग जो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल से ऑक्यूपेशन में हैं सरकारी ज़मीन के, उन्हीं लोगों के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। और अगर आप ऐसे लोगों के लिए भी स्कीम्स लेके आएँगे जो फॉरेस्ट लैंड्स पे हैं, रिवर बेड्स पे हैं या रीसेंट एन्क्रोचमेंट्स हैं, ख़ासकर पोस्ट 1990s की जो एन्क्रोचमेंट्स हैं, जो किसी कानून के दायरे में नहीं आती हैं, तो वो रोशनी जजमेंट का भी उल्लंघन होगा, वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगी जुडिशियल स्क्रूटनी और संवैधानिक और कानूनी जो प्रोविजंस हैं, मुझे लगता है उनको भी तार-तार करने वाली बात होगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक संदेश दे देगी सरकार कि आप सरकारी जनरल पब्लिक रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा कर सकते हैं और अगर आप दबाव बना लें सफिशिएंट हम पे, तो वो हम आपके नाम पे रेगुलराइज़ भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो फिर एड्रेस हो पाएँगी। देखिए, लैंड एनक्रोचमेंट जम्मू कश्मीर में एक विकट समस्या बन गई थी। तो जब तक आप रूथलेसली इस समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे, रूथलेसली मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है बीच में कुछ परसेंटेज ऑफ जेन्युइन लोग भी उसमें पिसें, लेकिन वो फिर ज़रूरी है ताकि आगे से इस समस्या का अंत हो। व्हाई शुड यू एक्सेप्ट कि जो पब्लिक के रिसोर्सेज हैं वो कुछ इंडिविजुअल लोग कब्जा करके अपने प्राइवेट इंटरेस्ट में इसका इस्तेमाल करें? क्या लैंड एनक्रोच करना जो पब्लिक लैंड है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पब्लिक इंटरेस्ट इम्पैक्ट होता है, हैम्पर होता है, मुझे लगता है कि उस चीज़ पे किसी तरीके का तरस या किसी तरीके का और कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उस समस्या को ख़त्म करने के लिए जो ज़रूरी है वो करना चाहिए। आप व्यक्ति की जान बचाने के लिए टाँग काटनी पड़ती है, बाजू काटनी पड़ती है ताकि व्यक्ति मर ना जाए। तो इसी तरीके की एक परिस्थिति है। अंकुर जी, एक बहुत अच्छी बात कही थी आपने। ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने पहले तो कब्जा किया 3-3, 4-400 कनाल जगह पे, फिर उसको 5-5 मरले या 10-10 मरले करके बेचा। अभी तक कहीं से भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई है कि इस तरह के लोगों को जो है चिन्हित करके कोई कार्रवाई की गई है। ऐसा क्यों नहीं हो पाया अभी तक? ऐसा ऐसा इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी इस माफिया का हिस्सा रही है। ये ब्यूरोक्रेट्स ही उस समय के थे जिन्होंने लैंड माफिया के साथ हाथ में हाथ डाल के
ये सब चीज़ें उस समय होने दी और करवाई। माफिया कोई अकेले ऑपरेट नहीं करेगा, उसमें अधिकारियों का साथ रहता है, तो प्रोबेबली वो एक कोशिश हो सकती है हमारी तरफ से और मीडिया की तरफ से भी। सरकार पे अब ये कंसिस्टेंट दबाव बनना चाहिए कि वो लैंड माफिया जिसने इतने सैकड़ों कनाल घेर के ये सारा काम किया है, उनको भी प्रायोरिटाइज करके अलॉन्ग विद अदर मिनिस्टर्स और वो उनके खिलाफ एक कार्रवाई, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इग्नोरेंस में इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि इतना तो आपको पता था कि ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन सरकारी है लार्जली। ये हम मान के चलेंगे कि लोगों को पता था और ये भी समझ आ रही थी कि भाई 10 लाख रुपए मरला वाली ज़मीन के हम कम पैसे दे रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है। तो देखिए, अब देन यू हेल्प, मतलब उसमें कोई कोई चारा नहीं है, वो किसी तरीके की इम्यूनिटी नहीं हो सकती ऐसे लोगों को। लेकिन ये जो लैंड माफिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, सिदड़ा के संबंध में हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस फाइल किया है वहाँ के निवासियों की तरफ से। वहाँ के जो पुराने निवासी हैं, जो 200 साल 300 साल से सिदड़ा एरिया में रह रहे थे, उनसे सरकार ने ज़मीनें ले ली सिदड़ा में कि एक सैटेलाइट टाउनशिप हम बनाएंगे, जैसे सैनिक कॉलोनी जैसी कॉलोनी है, प्रॉबेबली उससे भी अधिक बड़ी, 3 साढ़े 3 4,000 कनाल 90s के दौरान की बात है। और ना वहाँ पे कॉलोनी बनी, ना जेडीए उस ज़मीन को सुरक्षित रख पाई, लैंड माफिया वहाँ पे पड़ा। और वहाँ पे आप देखिए, अब तमाम वो जेडीए की लैंड, जहाँ सैनिक कॉलोनी जैसी एक प्लान्ड कॉलोनी बननी थी और आम व्यक्ति मेरे जैसा आपके जैसा उचित दाम दे के वो खरीद सकता था, आज वो सारी एनक्रोच्ड है। एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हमने याचिका दायर की, वहाँ से आदेश हुए हैं, ना कोई आदेश की पालना हो रही है अभी, और ना ही उस पिटीशन में कोई जवाब उस तरीके का आ रहा है कि हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो केस चल रहा है, कोर्ट अपने आदेश की पालना तो करवा ही लेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सरकार का कंडक्ट आप देखिए, तो ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ऐसी चीज़ों के खिलाफ रूथलेसली सरकार एक्ट नहीं कर रही है। तो लैंड माफिया की कमर तोड़ना, लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि इस समस्या से हम निजात जो है वो पा सकें। कितने होंगे ये लोग, ये जो इस तरह के लोग हैं जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने पहले ज़मीनें कब्जाई हैं उसके बाद बेची हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। कितना मुश्किल है इनको चिन्हित करके इनको कारागार के पीछे भेजना या रिकवरी करना, क्योंकि जो 5 मरले ले रहा है, लालच में ले रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई बाद में करेंगे, पहले उन लोगों के खिलाफ की जानी चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, सरकार के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है ही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में भी है। आप जिस भी मोहल्ले में चले जाएंगे, पूछेंगे यहाँ का माफिया कौन है, कोई भी आम व्यक्ति आपको उसकी जानकारी दे आम देगा। लोगों को तो पता है, लेकिन सरकार को शायद पता नहीं है। सरकार सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं वो भी इस लैंड माफिया का हिस्सा रहे हैं। जो भी किकबैक्स होती थी वो उन्होंने शेयर की हैं। लेकिन आज जो एलजी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो तो इसका हिस्सा नहीं रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली ठीक है, एलजी तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो इसका हिस्सा नहीं रहे हैं। वो तो ठीक बात है आपकी, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये अगर प्रॉब्लम है और अगर इंटरनली ही इस चीज़ पे कोई कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है, तो इसे प्रायोरिटी पे रख के उन्हें ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि इन्हें ख़त्म करिए। लैंड माफिया का ख़त्म होना, किसी भी तरीके के माफिया का ख़त्म होना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, रूल ऑफ लॉ तभी इस्टेब्लिश हो पाएगा जब कानून की इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब माफिया तो रूल ऑफ लॉ को ही सबवर्ट करेगा, मतलब माफिया ही तो सुनिश्चित करेगा कि कानून का राज ना हो, माफिया का राज हो। तो ये तो देखिए, संविधान की मूल भावना, देश के खिलाफ जो लोग मतलब के खिलाफ काम करने वाला एक कृत्य है। माफिया फॉर्म करके सिस्टम को सबवर्ट करना एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। मुझे लगता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अंकुर जी, आप कहते हैं कि हर एक के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट की कोई भाषा नहीं है कि वो मतलब किस स्केल पे उसने इंक्रोचमेंट की है, चाहे वो 1 मरला है, चाहे वो 100 कनाल है। अगर सबके खिलाफ कार्रवाई करने बैठेंगे, जम्मू कश्मीर में लगभग 70% ज़मीन जो है वो उस पे जो है स्टेट लैंड्स पे लोग बैठे हुए हैं। तो क्या खंडर बनाना है पूरे जम्मू कश्मीर को? नहीं देखिए कोई मैं और रास्ता नहीं है। नहीं देखिए, मैंने इस बात का जवाब पहले भी दिया। मैंने कहा, जो 70% आप लोगों की बात कर रहे हैं ना, कि नहीं, सत्तर 70 प्रतिशत लोगों की बात नहीं हो रही, 70% जो ज़मीन स्टेट की है, लैंड है 70% उस जो, पे 70% लोग जम्मू कश्मीर के बैठे हुए तो हैं। उसमें से 98% लोग और 98% केसेस में उन लोगों को मालिकाना हक मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए मैं अब आपको थोड़ी सी डिटेल में बता दूं। जिस समय 1950 में बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट आया, तो उसमें ये कह दिया गया कि 182 कनाल से ज़्यादा ज़मीन जिस व्यक्ति के पास भी है, वो ज़्यादा वाली ज़मीन सरकार हो जाएगी। मतलब आपके पास 182 रहेगी, मान लीजिए आपके पास 282 कनाल थी, तो आपके पास 182 रहेगी, आपकी 100 कनाल स्टेट लैंड बन हम्म। जाएगी। इस तरीके से ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ
लाखों कनाल ज़मीन सरकार ज़मीन हो गई बिल्कुल। और उसके ऊपर बहुत सारे लोग, अब ऑब्वियसली लाखों की संख्या में लोग जो थे उसके ऊपर बैठे थे, खेती-बाड़ी कर रहे थे। ऐसे लोगों को ऑलरेडी सेक्शन 3(n) ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट प्रोटेक्ट करती है। सरकार को आदेश करती है कि आप इसको सरकारी ज़मीन डिक्लेयर करने के बाद इमीडिएटली उसके नाम पे ओनरशिप कर दीजिए, जो 1971 में इसको जो रहा था या बिल्कुल। ठीक है ना? तो एक बहुत बड़ी संख्या इसमें कवर हो जाएगी। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 57, 58 में सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए थे। ये 70% मैं कवर कर रहा हूँ, देखिए होता जाएगा। एलबी 6 और एस 432 गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जिसके तहत ऐसे लोगों को मालिकाना हक मिलने हैं, जिसकी 57-58 की गिरदावरी और उसके बाद की भी गिरदावरी हैं और कंटिन्यूस चल रही हैं। और सितंबर 1971 का डीपीज़ के संबंध में एक आदेश था, तो उसमें ये कहा था कि चूँकि डीपीज़ के लिए स्टेट लैंड्स अलॉट की जाती थी, उनकी अलॉटमेंट होती थी और स्टेट लैंड पे यहाँ का लोकल कोई व्यक्ति बैठा होता था। तो उसमें ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कर दिया कि 1965 रबी के जो गिरदावरी होल्डर्स हैं, तो उनका पोज़ेशन वगैरह एटसेट्रा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और उनको मालिकाना हक भी दे दिए जाएँगे। एलबी 7 के बहुत सारे, एलबी 7 गवर्नमेंट ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके तहत बहुत सारी अलॉटमेंट्स हुई हैं, जिनको रेगुलराइज़ करने के लिए फिर एक कैबिनेट ने डिसीजन लिया। तो ऐसे बहुत, तो अगर ये सब चीज़ें आप मिला लें, तो जो आपने 70% की बात कही, ये 4-5% ही बच पाएगी। एनक्रोचर्स जो एक्चुअल, जिसमें मैं गरीब और अमीर के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं करने की बात कर रहा हूँ, वो 4 से 5% की, 4 से 5 भी नहीं, उससे भी मतलब देखिए, मैं आप खुद कर लीजिए, 30,000 केसेस जो थे ओनरशिप के, वो प्रोसेस हुए रोशनी में, और रोशनी कानून के तहत 30,000 केसेस में लोगों को मालिकाना हक दिए गए। 30,000 केसेस में ज़मीन लाखों कनाल में होगी, 30,000 केसेस में, और 60,000 पेंडिंग एप्लीकेशंस थी, मतलब उन पे कोई फैसला नहीं हो पाया, कानून पे स्टे हो गया 2014 में ही, और वो पेंडिंग रही। और नहीं तो मान लीजिए 90,000, तो देखिए 90,000 मतलब 90,000 फैमिलीज मान लीजिए, और 90,000 फैमिलीज़ आप अगर मानते हैं, तो ये 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ टच करने वाली जो पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है, ये जो लोग हैं, उसका क्या परसेंटेज है, मुझे बताइए? व्हाट इज़ द परसेंटेज? 1-2% से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का एक आर्गुमेंट बिल्ड करना कि हाहाकार हो जाएगी और पूरे जम्मू कश्मीर को ही आप खंडर बना देंगे, ये एक्चुअली, नहीं, जिस तरह से नोटिसेस जा रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है ना कि पूरा खंडर बन क्योंकि जाएगा। क्योंकि नई बस्ती, बजालता, मैं प्रगालता, बठिंडी, सुजमा, सिदड़ा, हर जगह तो नोटिस जा रहे हैं। कहाँ क्योंकि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि रामबन, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, हर नुक्कड़ नुक्कड़ पे जा रहे तो हैं, एक एक मरले पे जा रहे यहीं हैं। पे हमारे पास चारे हैं कि सरकार को हम कहिए कि ये जो आप गलत तरीके से नोटिसेस भेज रहे हैं, वो नोटिसेस गलत तरीके से, अमीर गरीब की डिस्टिंक्शन के आधार पे नहीं, 10-5 मरला 2 मरले के आधार पे नहीं, जो कानून के खिलाफ जाके आप नोटिसेस भेज रहे हैं, वो नोटिसेस भेजना बंद कीजिए। सरकार को कोर्ट में भी फटकार पड़ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के केसेस जब हम कोर्ट में लेके जाते हैं, तो सरकार से जब पूछा जाता है वहाँ पे, तो उनके पास कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट होता नहीं, और इसीलिए कोर्ट प्रोटेक्शन भी ग्रांट कर रहा है। तो मुझे भी, आपको भी इस दिशा में अब बढ़ना चाहिए कि वेगली सिर्फ ये कह देना कि यहाँ कार्रवाई ना, आप कहिए कि जो एलबी 6 के तहत 57-58 के तहत जो एलिजिबल हैं, उनके उनको मालिकाना हक दीजिए, उनको नोटिस मत दीजिए। एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जो हैं उनको दीजिए, बाकी तमाम जितने मैकेनिज्म मैंने पहले बताए। अब हमें कैंपेन ये चलाना चाहिए कि ऐसे लोगों को, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग कवर हो जाएंगे, चाहे नई बस्ती की बात हो, पुरानी 60-70 साल से हमारे परगालता हो, बजालता हो, यहाँ पे भी और दुकानें एक्सेट्रा वगैरह हों, तो उनके लिए वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव तरीके से सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि दिस इज़ द लॉ, प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट, योर ऑफिसर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। और अब तो ऑफिसर्स शुड नो, वी हैव ऑब्टेन्ड सेवरल ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट्स, डिटेल्ड पिटिशंस उनके पास पड़ी हुई हैं, पढ़िए उसे, अप्लाई योर माइंड एंड देन डिसाइड। और गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी भी है, तो कानून की व्यापक समझ रख के और उस समझ को अच्छे तरीके से पॉलिसी में ढाल के पेश करनी चाहिए। कोई गैरकानूनी चीज़ लेके अगर सरकार आएगी, तो मुझे लगता है कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, और आई डोंट थिंक वो इम्प्लीमेंट भी हो पाएगी। सरकार का फैसला आप नहीं मानेंगे? नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार का फैसला नहीं मानूंगा, मुझे पता नहीं है कि सरकार का फैसला क्या होगा। कुछ सजेशंस आ रही हैं, सरकार किस तरीके से, अब मान लीजिए हो सकता है सरकार कह दे कि 57-58 की जो गिरदावरी होल्डर्स हैं, जो लाखों की संख्या में, मैं आपको बता दूं, लाखों परिवार हैं, वन स्ट्रोक ऑफ द पेन तहसीलदार को ऑर्डर्स हो जाएंगे कि इनको दे दो।